जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के इस अंक में बात एक और महायोद्धा की। हाल में ही देश पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 को 14 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले को लेकर हाल में ही मुंबई में और देश के अलग अलग इलाकों में उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने जो इस हमले के शिकार हुए। मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है और आज डिफेंस डायरी के संक में उसी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले आतंकियों से मुकाबला करने वाले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की अनसुनी कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, इस वक्त भारतीय सेना 3 अलग अलग देशों के साथ अलग अलग युद्ध स्थल पर युद्धाभ्यास कर रही है। एक युद्धाभ्यास चीन सरहद पर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में भारत और अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स के बीच में खत्म हुआ है, जहां पर दोनों देशों की स्पेशल फोर्स के जवानों ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आधुनिक हथियारों के साथ आने वाले दिनों में लड़ाई की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी की। इस दौरान दोनों सेनाओं ने साझा तरीके से युद्ध की चुनौतियों से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, नदी नालों में किस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया जाए इसकी तैयारी की। आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन, सर्विलांस और दूसरे उपकरण के साथ, इसके साथ ही किसी प्राकृतिक आपदा से मिलकर कैसे निपटा जाए इसकी भी तैयारी की गई। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में शुरू हुआ है। ये युद्धाभ्यास राजस्थान के रेगिस्तान में महाजन रेंज में शुरू हुआ है। अस्त्र हिंद 2022 के नाम से युद्धाभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में चलेगा। युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है क्योंकि इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के बीच में जो नए तरीके के उपकरण हैं, सर्विलांस, कम्युनिकेशन के, इसके साथ ही स्नाइपर्स और दूसरी जो तकनीक है उसके जरिए कैसे युद्ध लड़ा जाए इस युद्धाभ्यास में उसकी तैयारी की जाएगी। भारत की डोगरा रेजिमेंट के जवान ऑस्ट्रेलिया सेना के जवानों के साथ मरुस्थल में और खास तौर से जिस तरह से अमेरिकी सेना के साथ ऊंचे पहाड़ों में युद्ध की नई तकनीक साझा की जा रही है, उसी तरह से यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान के मुश्किल हालात में दोनों सेनाएं आने वाले दिनों में युद्ध की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सेना के साथ भारतीय सेना का युद्धाभ्यास कई मायनों में अहम है। ऑस्ट्रेलिया सेना के साथ भारत का सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत का सैन्य सहयोग बढ़ा है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि समंदर में नौसेना भी अलग अलग तरह के ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। एक और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया की सेना के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2022 के नाम से शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास मलेशिया में चल रहा है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच दोनों देशों की सेनाएं इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल के जवान और मलेशिया सेना के जवान इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग युद्ध की नई तकनीक और खास तौर से भारत, मलेशिया, सिंगापुर, उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ युद्ध की बदलती हुई तकनीक, रणनीति को साझा कर रहा है। ये भारत की एक सामरिक रणनीति का हिस्सा है। तो इस तरह से भारतीय सेना 3 अलग अलग देशों के साथ अलग अलग युद्ध के मोर्चों पर आने वाले दिनों के युद्ध की तैयारी कर रही है। तो एक तरह से ये बहुत अहम रणनीति है भारतीय सेना की आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने को लेकर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक महत्वपूर्ण बात की सामने रखी। उन्होंने कहा कि अभी भी देश के सामने आईसिस की एक बड़ी चुनौती है आतंकवाद को लेकर, जिसको आने वाले दिनों में निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। हाल में इंडोनेशिया के जो इस्लामिक कल्चर मिनिस्टर हैं वो भारत यात्रा पर थे। उस दौरान उन्होंने एनएस डोभाल के साथ मंच साझा किया। भारत के एनएस डोभाल के निमंत्रण पर वो भारत आए थे और इस्लामिक
कल्चरल सेंटर में इस बैठक के दौरान दोनों देशों के अलग अलग धर्मों से जुड़े जो धर्म के जानकार हैं, उलेमा हैं, उनका एक बड़ा डेलीगेशन एनएसएजी डोभाल के निमंत्रण पर भारत आया था। और यहाँ पर भारत के मुस्लिम धर्म से जुड़े उलेमा, बाकी धर्मों के जो बड़े लोग हैं, उनके साथ ये बैठक हुई। उस दौरान एनएसएजी डोभाल ने कहा कि सीरिया और अफगानिस्तान में आईसिस आतंकियों का जो खतरा बना हुआ है वो दोनों देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। और क्योंकि अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया दुनिया में मुस्लिम आबादी को लेकर एक बड़ा देश है और भारत के साथ इंडोनेशिया के बहुत पुराने संबंध हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान और सीरिया के हालात के बीच भारत के लिए आतंकवाद का जो खतरा है उसको लेकर एनएसएजी डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि दोनों देश इस लड़ाई को साझा मिलकर उन्हें लड़ना चाहिए। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के 14 साल पूरे हो गए हैं। ये भारत पर एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें 166 लोग मारे गए, 18 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले में आतंकियों का मुकाबला करने में कई सुरक्षाकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें मेजर संदीप उन्नीथन की अहम भूमिका रही। मेजर संदीप उन्नीथन को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने उस वक्त एनएसजी कमांडो के तौर पर होटल में छिपे आतंकियों से मुकाबला करते हुए उनका सफाया करने में अहम भूमिका निभाई। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शुरुआती दिनों की बात करें तो वो बेंगलोर के रहने वाले थे, अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन से ही उन्हें सेना में जाने का उनका जुनून था और उसके बाद 1995 में वो एनडीए में शामिल हुए। 1999 में उन्हें बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला और उसके तुरंत बाद 1999 में करगिल युद्ध के दौरान उन्हें करगिल युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में थी। करगिल युद्ध के दौरान भी उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन विजय के दौरान वो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे और उन्होंने उस युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। साल 2006 में उन्हें एनएसजी में जाने का मौका मिला, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो खासतौर से आतंकवाद विरोधी मोर्चों के लिए बनाया गया। और उसके बाद साल 2008 में 26/11 के आतंकी हमले के वक्त उन्हें एनएसजी टीम का नेतृत्व करते हुए वो मुंबई पहुंचे। 26 नवंबर 2008 की रात को दक्षिण मुंबई की कई होटल इमारतों पर आतंकियों ने एक साथ हमला बोला। उस हमले के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। वो उस होटल की तरफ आगे बढ़े जहां पर आतंकी लोगों को निशाना बना रहे थे और ये मुंबई का सबसे पुराना ताज होटल है जो 100 साल पुराना था। एक तरह से मुंबई की शान इसे कहा जाता था। इस होटल में छुपे आतंकियों को सफाया करना, लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम पर थी। उस ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए करीब 50 से ज़्यादा एनएसजी कमांडो की टीम का कमांडर उन्हें नियुक्त किया गया ताकि वो इमारत को आतंकियों से मुक्त करा सकें और वहाँ पर जो बड़ी संख्या में मेहमान, जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकाल सकें। उस वक्त अफरा तफरी के बीच अपनी सैन्य रणनीति के तहत उन्होंने 10 कमांडो के एक समूह के साथ टुकड़ी बनाई और सीढ़ियों के जरिए 6ठी मंजिल पर पहुंचे और लगातार वो अलग अलग मंजिलों पर जो आतंकी मौजूद थे वो फायरिंग कर रहे थे, लोगों को निशाना बना रहे थे। तभी उन्हें इस बात का जानकारी मिली कि 30वीं मंजिल पर आतंकी हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को कमरों में बंधक बना लिया है और कमरे को अंदर से बंद कर लिया है। ऐसे में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने फैसला किया कि वो सबसे पहले उस 30वीं मंजिल पर जाकर उन महिलाओं को बचाने की कोशिश करेंगे। अपने साथी कमांडो सुनील यादव के साथ उन्होंने 30वीं मंजिल पर रस्सियों के सहारे उतरने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने विस्फोटक के जरिए उस दरवाजे को तोड़ने का काम किया और अंदर आतंकियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उस दौरान उनके जो सहयोगी कमांडो सुनील यादव थे वो घायल हो गए। अपने साथी कमांडो सुनील यादव को उन्होंने भयंकर मुठभेड़ के बीच बाहर निकालने की कोशिश की। आतंकियों को निशाना बनाते रहे और इस बीच, इस भारी गोलाबारी भगदड़ के बीच जो आतंकी थे वो होटल की दूसरी मंजिल पर चले गए।
इस दौरान अपने साथी सुनील यादव को सुरक्षित निकालने के बाद मेजर संदीप उन आतंकियों का पीछा करते उनके पीछे भागे और उनकी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द उनका सफाया करें जिसके जरिए वो दूसरे लोगों को बचा सकें। आतंकी दूसरे फ्लोर पर जाकर लोगों को फिर बंधक बनाने की कोशिश में थे और इस दौरान वो उन आतंकियों का पीछा करते रहे। इसी बीच अचानक पीछे से आतंकियों ने उन पर हमला बोला और वो भारी गोलाबारी का शिकार हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। उनके बाकी साथियों ने होटल के अलग अलग कमरों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया और आखिरी सांस तक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे और सेना में उनकी जो ट्रेनिंग होती है, आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला, आखिरी गोली तक दुश्मन का मुकाबला, उसी का उन्होंने पालन किया और जब तक उनके शरीर में सांस रही उन्होंने होटल से निकलने से इनकार कर दिया और वो आतंकियों का सफाई करने में जुटे रहे। आखिरकार एनएसजी बाकी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। ऑपरेशन खत्म हुआ और इस ऑपरेशन में 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और इस युवा अधिकारी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के नागरिकों को बचाने का अपना फर्ज निभाया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान माना जाता है। इस तरह से अपने माता पिता के इकलौते बेटे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने 26/11 के इस बड़े आतंकी हमले के दौरान अपनी वीरता का एक नया इतिहास लिखा। हालांकि 26/11 के 14 साल पूरा होने के बाद भी इस आतंकी हमले के जिम्मेदार जो आतंकी सरगना हैं वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत सरकार लगातार अलग अलग मंचों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, लेकिन अभी तक उसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।